नमस्कार मित्रों, मेरा नाम सोनू और आज हम चंदा मामा की एक कहानी सुनने वाले हैं जिसका शीर्षक है भल्लूक मांत्रिक। माया मरकट ने राजा जितकेतु के नगर पर होने वाले खतरे की चेतावनी दी। राजा ने जब सुना कि हमला करने वालों में एक राक्षस भी है, तब राजा ने माया मरकट को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। मंत्री जीवगुप्त ने माया मरकट पर तलवार का वार करना चाहा। मरकट ने तलवार खींच ली और जीवगुप्त पर तलवार उठाई। इस पर राज्यसभा में हाहाकार मच गया। राजा जितकेतु झट से आगे बढ़ा, मरकट का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए बोला, हे मरकटामात्य, जल्दबाजी मत करो। सभा भवन में खून के बहने से राज्य की हानि हो सकती है। मैंने जीवगुप्त को मृत्यु दंड सुनाया है। उसे अमल करने वाला व्यक्ति नगर का प्रधान अधिक होता है, यही हमारे राज्य का नियम है। राजा के मुंह से ये शब्द सुनते ही माया मरकट ने अपनी तलवार म्यान में रख ली। तब जीवगुप्त की ओर मुड़कर उससे बोला, अरे पुराने मंत्री, तुम फिलहाल मृत्युदंड से बच गए हो, इसलिए इसी क्षण तुम इस राज्य को छोड़ चले जाओ। जीवगुप्त ने पृथ्वी पर गिरी अपनी तलवार को हाथ में लेकर म्यान में रख दी। राजा तथा मरकट की ओर एक बार क्रुद्ध दृष्टि दौड़ाकर कहा, महाराजा का कहना है कि उन्होंने मुझे चिरछेद का दंड सुनाया है, पर यह मरकट मुझे देश को छोड़कर चले जाने को कहता है। फिर दरबारियों की ओर मुड़कर कहा, हे नगर के प्रमुख नागरिकों, अब आप ही लोग बताइए कि मुझे क्या करना होगा। दरबारी सब संकोच में पड़ गए कि राजा के आदेश का समर्थन करना है या नया मंत्री बने मरकट की बात का समर्थन करना है। तभी सामंत राजा सूर्य भूपति सभा भवन में पहुंचा। राजा जितकेतु को प्रणाम करके बोला, महाराज, मेरा नाम सूर्य भूपति है। आप इस जीवगुप्त को फिलहाल क्षमा करके छोड़ दीजिएगा। आपके राज्य पर हमला करने वालों में उदयगिरी का राजा दुर्मुख भी है, इसलिए आप पहले राजधानी की रक्षा का समुचित प्रबंध करवा दीजिए। राजा जितकेतु दुर्मुख का नाम सुनते ही चौंक पड़ा। थोड़ी दूर पर खड़े नगर द्वार के रक्षक दल के सरदार से बोला, तुम इसी क्षण नगर का द्वार बंद कराकर दुश्मन से उसकी रक्षा करो। हमारे प्रधान सेनापति को मेरा यह आदेश सुनाओ कि वह तत्काल सेनाओं को इकट्ठा करके दुर्ग के बुर्ज और कंदकों की रक्षा का उचित प्रबंध करे। जो आज्ञा महाराज। यूं कहकर दुर्ग रक्षकों का सरदार वहां से चल पड़ा। इसके बाद राजा जितकेतु ने सामंत सूर्य भूपति से पूछा, क्या तुम उस दुर्मुख राजा को जानते हो? बड़ी भारी सेना लेकर आ रहा है क्या? सूर्य भूपति ने चिंतापूर्ण चेहरा बनाकर कहा, महाराज, मैं बहुत समय तक राजा दुर्मुख का सामंत रहा हूँ। आखिर उन्हें राज्य शासन करने के लिए असमर्थ मानकर विद्रोह करके उनके राज्य पर अधिकार कर लिया। इस कार्य में दुर्मुख के अनेक सैनिकों ने मुझे सहयोग दिया था, मगर हाल ही में काली वर्मा नामक एक क्षत्रिय युवक, भल्लूक मांत्रिक, भल्लूक रूप में स्थित एक व्यक्ति, जंगल के डाकू, इन सब दुष्टों ने एक साथ मेरे दुर्ग पर हमला करके मुझे अपने राज्य से भगा दिया है। उस दुर्मुख के समर्थक ये ही सब कमबख्त हैं। वैसे तो दुर्मुख के साथ कोई भारी सेना भी नहीं है। सूर्य भूपति की बातें सुन राजा जितकेतु घबरा गया और माया मरकट से बोला, मरकटामात्य, सूर्य भूपति के कथानुसार दुश्मनों की संख्या भले ही थोड़ी हो, पर वे बड़े ही साहसी और शक्तिशाली मालूम होते हैं। हम दुर्ग के बाहर स्थित नगर की रक्षा की बात फिर सोच लेंगे। पहले हमें इस दुर्ग को बचाने का उपाय सोचना चाहिए। माया मरकट ने ये सारी बातें ध्यान से सुनी, तब उछलकर बोला, हे राजा, आप दुर्ग की रक्षा के बारे में बिल्कुल चिंता न करें। जानते हैं कि वह भल्लूक मांत्रिक और उसके समर्थक सब सूर्य भूपति के दुर्ग में कैसे प्रवेश कर पाए? उनके दुर्ग के द्वारों को जलाकर ही भीतर घुस पाए। इसलिए आपको सर्वप्रथम दुर्ग की रक्षा पर अधिक ध्यान देना है। राजा ने स्वीकार सूचक सर हिलाकर सूर्य भूपति से कहा, सूर्य भूपति, आपने अपने दुर्ग के द्वारों की रक्षा के बारे में अधिक ध्यान नहीं दिया, इसलिए आप अपने हाथों में दुर्ग को खो बैठे। इसलिए मैं आपको अपने दुर्ग की रक्षा का भार सौंप देता हूँ। यह जिम्मेवारी आप समर्थता के साथ उठाएंगे तो मैं आपको अपना प्रथम सामंत नियुक्त करूंगा और आपको यथोचित सत्कार भी करूंगा। इसके प्रति उत्तर में सूर्य भूपति बोला, जो आज्ञा महाराज। फिर वहां से चलने को हुआ। तभी मंत्री जीवगुप्त उच्च स्वर में बोला,
महाराज बताइए अब मेरा क्या हाल है, क्या मैं अपने पद से वंचित हूँ या नहीं। यह सवाल सुनते ही माया मरकट किचकिच करके चिल्ला उठा और बोला, अजी पुराने मंत्री, तुम्हारी नौकरी कभी छूट गई है? तुम्हारे सिर थोड़े दिन तब तक जरूर बचा रहेगा। तुम इसी वक्त इस दरबार से निकल जाओ। इसके बाद आगे आगे सूर्य भूपति और उसके पीछे जीवगुप्त तथा नगर के प्रमुख व्यक्ति सभा भवन के बाहर चले गए। सभी लोग जब सभा भवन के प्रांगण में पहुंचे तब पीछे से माया मरकट वेग के साथ सीढ़ियों तक पहुंचा। तलवार हाथ में ले अपनी पूंछ को तेजी के साथ घुमाते बोला, मेरे मंत्र दंड को किसी ने चुरा लिया है। जो व्यक्ति उसे लाकर मुझे सौंप देगा उसे महाराजा अपना आधा राज्य सौंप देंगे और उसके साथ अपनी कन्या का विवाह करेंगे। मरकट की बातें सुन सभी लोग आश्चर्यचकित हो खड़े ही रह गए, पर मंत्री जीवगुप्त विकट अट्टहास करके बोला, यह मरकट यह भी नहीं जानता कि राजा के एक कन्या क्या बिल्कुल संतान तक नहीं है। मंत्री के मुंह से ये बातें सुनते ही सब लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। उसी वक्त वहां पर राजा चित्रकेतु आ पहुंचा। माया मरकट ने राजा की ओर क्रोध भरी दृष्टि से देखकर पूछा, हे राजा, आप भी कैसे राजा हैं? क्या आपने के कोई संतान भी नहीं है? मरकटामात्य, यह बात मैं बाद में बताऊंगा। पहले तुम यह बताओ कि तुम्हारे लिए क्या यह मंत्र दंड बहुत जरूरी है? क्या उसके भीतर ऐसा महत्व है? इसके बिना क्या तुम शत्रु राजाओं को पराजित नहीं कर सकते? राजन, आपने यह कैसा सवाल किया है? जिसके हाथ में वह मंत्र दंड होगा उसके लिए इस दुनिया में कोई असंभव बात ना होगी। वह आपके सिंहासन की ही नहीं आपके प्राणों की भी रक्षा कर सकता है। मरकट ने उत्तर दिया। उसी क्षण राजा चित्रकेतु ने हाथ उठाकर कहा, किसी को इस बात की शंका करने की जरूरत नहीं है। मेरे कोई कन्या नहीं है, पर मैं एक कन्या को दत्त लेकर ही अपने आधे राज्य के साथ मंत्र दंड लाने के साथ उसका विवाह करूंगा। ये बातें सुन वहां पर उपस्थित सभी लोगों ने हर्षनाद किए। इसके पूर्व जंगली युवक के पालतू भालू का खेल देखने वहां पर काफी लोग जमा हो गए थे। उनमें से 2 युवक वैरागियों की पोशाकें धारण किए हुए थे। वे राजा की बातें सुन पागलों की भांति उछल पड़े। उनमें से एक ने अपने झोले में हाथ रखना चाहा, पर दूसरे ने उसे मना करते हुए कहा, अरे उपशिष्य, जल्दबाजी ना करो, पहले हमें अपने गुरुजी के विचार जान लेना जरूरी है। इसके बाद वे दोनों वैरागी युवक वहां से चल पड़े। नगर के प्रमुख नागरिकों ने राजा की को सलाह दी कि मंत्र दंड लाने वाले युवक को दिए जाने वाले पुरस्कार के संबंध में सारे नगर में ढिंढोरा पिटवाना चाहिए। इसके बाद जब सभी लोग वहां से जाने को हुए तभी एक बाण फुर्ती के साथ दुर्ग की दीवारों के ऊपर से आकर उनके बीच आ गिरा। भीड़ में से कोई व्यक्ति उस बाण को उठाने को हुआ, तभी माया मरकट चिल्ला उठा, रुक जाओ। तब उसने दौड़कर वह बाण अपने हाथ में लिया, उसकी जांच करके अपनी तेज दांतों से तोड़कर दूर फेंक दिया। तब बोला, मैंने इस बाण की जो हालत कर दी है वही हालत अपने दुश्मन को भी करने जा रहा हूँ। फिर उछल कूद करते पूछा, अरे मेरा मंत्र दंड कहाँ पर है? इस बीच एक भारी चट्टान शिव आवाज के साथ दुर्ग की दीवार के ऊपर से आकर राजमहल की दीवार से टकरा गई। चट्टान के प्रहार से दीवार में भारी दरार पड़ गई। राजा चित्रकेतु यह नया संकट देख आपाद मस्तक कांप उठा। फिर विस्मय में आकर कहा, ऐसी भारी चट्टान को किले के बाहर से फेंक सकने वाला कोई साधारण मानव ना होगा, बल्कि कोई राक्षस होगा। मरकटामात्य, हम मानव क्या ऐसे राक्षसों के साथ लड़ाई करके जिंदा रह सकते हैं? चट्टान के गिरते देख नगर के प्रमुख व्यक्तियों के साथ साधारण जनता भी वहां से भाग खड़ी हो गई। माया मरकट राजा को हिम्मत बंधाते हुए बोला, हे राजा, आप चिंता ना करें। ब्रह्मपुत्र नदी की घाटियों में ऐसे महान शक्तिशाली राक्षसों को मेरे गुरु मिथ्या मिश्र ने बंदी बनाकर अपने नौकर बना छोड़ रखा है। फिर भी राजा घबराते हुए बोला, अमात्यवर, तो फिर तुम उन्हें यहाँ पर बुलवा करके मुझे और मेरे राज्य को दुश्मन के खतरे से बचा सकते हो? माया मरकट मुस्कुराकर बोला, हे राजा, आप भी कैसे बोले हैं? क्या आप यह समझते हैं कि तांत्रिक सार्वभौम मेरे गुरु आप जैसे छोटे राजाओं को बचाने के लिए उस नदी की घाटी को छोड़ यहाँ पर आएंगे? वे अपने मंत्र तथा तंत्रों की शक्ति के बल पर पहले उस लोक को और बाद ऊपर के लोकों
लोगों को भी जीतने जा रहे हैं, लेकिन उन्हें भलूकपाद नामक एक तुच्छ व्यक्ति रोक रहा है। उसी का शिष्य इस वक्त दुर्ग के बाहर आया हुआ भल्लूक मांत्रिक है। मरकट के मुंह से ये शब्द सुनते ही राजा चित्रकेतु के मन में यह संदेह पैदा हुआ कि वह यह कि कोई दो मांत्रिक किन्हीं अपूर्व शक्तियों को पाने के लिए उसके जैसे लोगों को पासों के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि इस माया मरकट को मेरे सिंहासन की रक्षा करने की अपेक्षा अपने शत्रु भल्लूक मांत्रिक का संहार करना अत्यावश्यक कार्य प्रतीत होता है। इसलिए दुर्ग की रक्षा की जिम्मेवारी उसे स्वयं अपने ऊपर लेना ज्यादा उपयुक्त होगा। यूं विचार कर राजा ने मरकट से कहा, मरकटामात्या, दुर्ग की दीवारों पर पहुंचकर सबसे पहले हमें यह देखना चाहिए कि हमारा शत्रु दुर्ग से कितनी दूरी पर है। हमारे सैनिकों को भी सावधान रहने के लिए हमें चेतावनी देनी है। यूं समझकर वह निकट के बुर्ज की ओर चल पड़ा। माया मरकट, ओह मेरा मंत्रदंड कहाँ, चिल्लाते राजा का अनुसरण करने लगा। इसके बाद राजा चित्रकेतु और माया मरकट ने दुर्ग की दीवारों पर से उसके सामने के मैदान की ओर देखा। दुर्ग के नीचे एक घोड़े पर काली वर्मा, भैंसे पर भल्लूक मांत्रिक, हाथी पर बधिक भल्लूक राक्षस, उग्रदंड तथा थोड़े सैनिक भी उन्हें दिखाई दिए। उन्हें देखते ही राजा चित्रकेतु आपाद मस्तक कांप उठा और बोला, हे अमात्य और लोगों की बात तो मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन उस राक्षस को देखने पर सचमुच मेरा कलेजा कांप रहा है। क्या उसे जीतना मानव मात्र के लिए असंभव होगा? बुजुर्गों ने बताया है कि जो मानव मात्र द्वारा संभव नहीं वह मंत्र साध्य है, किंतु जो मंत्र साध्य भी नहीं है वह तंत्र साध्य है। इसे पंडितों ने बताया है। बाप रे बाप, मेरा मंत्र दंड कहाँ है? यूं किचकिच करके माया मरकट उछल कूद करने लगा। मरकट की आवाज सुनकर जंगली युवक हाथी पर उठ खड़ा हुआ। उसकी ओर बाण का निशाना बनाकर बोला, अरे कमबख्त बंदर, लो देखो तुम्हारा मंत्र दंड बाण के रूप में चला आ रहा है। इन शब्दों के साथ उसने बाण छोड़ दिया। बाण सर की आवाज करके आकर मरकट के घुटनों पर जा लगा। बाण की चोट खाकर माया मरकट औंधे मुंह गिर पड़ा। तांत्रिक गुरु पुकारते झट उठ खड़ा हुआ और बाण को अपने दोनों हाथों से मरोड़कर खींच लिया। तब कहा, अरे इस भ्रांतिमती को तुम्हारे बाण क्या बिगाड़ सकते हैं? फिर उस बाण को काली वर्मा तथा भल्लूक मांत्रिक की ओर फेंक दिया। धन्यवाद दर्शकों।